नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। नेपियर घास की खेती से पशुओं को मिलेगा साल भर हरा चारा। अच्छी बढ़वार के लिए नए फल बागों की देखरेख का तरीका। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए ये भी जानते हैं। BAU में आयोजित एग्रोटेक किसान मेला 2023 का 5 फरवरी को समापन हुआ। मेले के समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। का काम है दिशा देना, किसानों को दिशा देना, और किसानों को दिशा देने के क्रम में किसान का जो आवश्यक चीजें हैं उनका व्यवस्था करने का काम सरकार को है। यहाँ हम आपको बता दें कि रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कैंपस में 3 से 5 फरवरी तक एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया गया था। इस मेले में विभिन्न उत्पादों और विषयों के लगभग 150 स्टॉल लगाए गए थे। मेले की थीम कृषि आधुनिकीकरण से आय में वृद्धि रखी गई थी। इसी के तहत यहाँ पर अधिकतर स्टॉल बनाए गए, जिनमें संरक्षित एवं सुरक्षित कृषि, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ड्रिप सिंचाई, एकीकृत कृषि प्रणाली, स्मार्ट खेती, ई-नेम कार्यक्रम, मोटे अनाजों, मक्का, फलदार वृक्ष, फूल की खेती, बहुस्तरीय प्रणाली खेती, हाईटेक बागवानी, उन्नत पशुपालन, मशरूम, मधुमक्खी पालन आदि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया गया। इन स्टॉल को कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विद्यार्थियों, निजी संस्थानों और किसानों के द्वारा लगाया गया। इस मेले में कृषि क्षेत्र में उन्नत खेती कर रहे किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। किसान मेले में लगे स्टॉलों का भ्रमण झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस दौरान उनके साथ BAU के कुलपति सहित अन्य कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी भी शामिल रहे। इन स्टॉलों का जायजा लेने के बाद कुलपति ने कृषि क्षेत्र में महिला की भागीदारी को भी अहम बताया। देखा ऐसा है कि महिलाओं की भूमिका तो शुरू से रही है, लेकिन अब महिलाओं को जो नई तकनीकी है उसको प्रयोग करते हुए उनको अपने कृषि कार्य में आगे बढ़ना है। और उसी के चलते, चूँकि तकनीकी के मामले में महिलाएं थोड़ी पीछे थी, पर अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आज हमारे विश्वविद्यालय में लड़कियों की संख्या पढ़ाई में भी लड़कों से ज़्यादा हो गई है। लड़कियां करीब 55 से 60% हो गई हैं। ये शो करता है कि समाज में बहुत जागरूकता आई है और आने वाले समय में हमारी कृषि जो है, जिसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आधुनिक तकनीकी को प्रयोग करते हुए खेती और पशुपालन, मछली पालन ये सब करेंगी, जिससे कि उनकी आय में बहुत वृद्धि होगी। इसी के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे झारखंड के किसानों को, महिलाओं को, सभी लोगों को। किसान मेले में कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें रागी, ज्वार, बाजरा, तीसी, जई, आंवला, सोयाबीन, ओर, आम, महुआ, मशरूम आदि के मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। वहीं कई स्टॉलों पर उन्नत कृषि यंत्रों और खेतीबाड़ी की नई नई तकनीकियों को देखकर मेले में मौजूद किसान काफी प्रभावित हुए और नई नई तकनीकियों के बारे में किसानों ने जानकारी ली। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ किसान मेला में आया था कुछ नई तकनीक को जानने के लिए, ताकि अभी जो खेती बाड़ी हो रही है, अभी भी झारखंड में
बहुत पुरानी पद्धति को यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान प्रॉफिट नहीं ले पा रहा है अच्छा से। यहाँ किसान मेला में बहुत मॉडर्न तरीके से खेती बाड़ी के बारे में बताया जा रहा है, मॉडर्न तकनीक के बारे में, नया तकनीक के बारे में बताया जा रहा है। हमको बहुत सारा मॉडर्न तकनीक के बारे में जानकारी मिला, जिसके यूज से हम अपने खेती बाड़ी को उस तकनीक के हेल्प से अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं और पशुपालकों को हरे चारे की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बरसीम, मक्का, ज्वार जैसी फसलों से 3-4 महीनों तक ही हरा चारा मिलता है। ऐसे में पशुपालक नेपियर घास लगाकर 4-5 साल तक हरा चारा पा सकते हैं। तो चलिए नेपियर की घास की खेती कैसी करनी है और इसकी कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यांशु शेखर से। खेती का जो एक महत्वपूर्ण अवयव है पशुपालन, और इस पशुपालन में जो आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती आ रही है हरे चारे की। अधिकांश किसान भाई जो हरे चारे के रूप में विभिन्न विकल्पों का चयन करते हैं, उन विकल्पों में नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारा फसल है, जिसको लगाने के बाद आमतौर पे किसान 3 से 4 वर्षों तक अच्छी उत्पादकता पा सकते हैं। अर्थात आमतौर पे जब हम चारे की फसल लगाते हैं तो 3-4 माह में 1 कटिंग या 2 कटिंग के बाद हमें पुनः चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि नेपियर ग्रास लगाने पे हम एक बार लगा लेने पे 3 से लेके 5 सालों तक इसका प्रयोग हम कर पाते हैं, जिसकी लागत बहुत ही कम आती है। जहां तक प्रोटीन की मात्रा कहा जाए तो इसमें 7 से लेके 12% तक प्रोटीन होता है, जो कि पशुओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। जहां तक जलवायु की बात अगर हम करते हैं तो दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल भराव की संभावना न हो, अर्थात जल निकासी की अच्छी सुविधा हो, वैसी जमीन इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। आमतौर पे ये चारे वाली फसलों के लिए भूमि चयन की बात करें तो इनकी खेती दोमट या बलुई दोमट और हल्की काली मिट्टी में की जा सकती है। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलट हल से एक बार जुताई कर लें। इसके बाद खेत को समतल कर हैरो या कल्टीवेटर से जुताई कर खेत को पाटा लगाकर समतल कर लें। जहां अतिरिक्त गर्मी या अतिरिक्त ठंड, यानी जहां का तापमान बहुत कम आ जाता है या बहुत अधिक आ जाता है, ऐसे जगहों का चुनाव हम नहीं करते हैं। पाले वाले स्थानों में भी इसे नहीं उगाना चाहिए। तो सामान्यतया जो हमारा ये नॉर्थ बिहार का जो तापमान होता है, उसमें इस फसल को लगाने पे किसानों को लगभग 8 माह तक, अर्थात ये जो दिसंबर जनवरी में जहां तापमान बहुत नीचे चला जाता है, उसी तरह मई जून के आसपास में जहां तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, शेष अवधि में इससे अच्छी उत्पादन किसान प्राप्त कर लेते हैं। जब हम इसको लगाते हैं तो लगभग 80 दिन के बाद हमें पहली कटाई के लिए यह पौधा तैयार मिलता है, और पहली कटाई के बाद 40 से 45 दिनों के अंतराल पर अगर हमारा प्रबंधन सही है तो हम उसमें नियमित कटाई लेते रहते हैं। अर्थात साल में हम लोग 6 से लेके 7 कटाई तक इससे प्राप्त कर लेते हैं। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना अच्छा रहता है। इसमें गोबर की सड़ी खाद 8 से 10 टन बुआई से पहले खेत में जुताई करके अच्छी तरह से मिला दें। जहां तक हम खाद की बात करें तो इसमें 125 से लेके 150 क्विंटल गोबर की खाद का प्रयोग खेत तैयार करते समय करना चाहिए। जहां तक रासायनिक खादों की बात करें तो 60-40-40 का अनुपात, अर्थात नाइट्रोजन 60 kg, फास्फोरस 40 kg और पोटास 40 kg प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए। जब हम एक कटाई करते हैं उसके बाद 30 kg नाइट्रोजन प्रति कट्ठे की दर से, प्रति कटाई के बाद हमें प्रति हेक्टेयर 30 kg नाइट्रोजन का प्रयोग करना होता है। गुणवत्ता युक्त प्रभेदों की बात करें या उन्नत प्रभेदों की बात करें तो जो हमारा प्रमुख घास अनुसंधान केंद्र है IGFRI, उसका प्रभेद है IGFRI 3, पूसा नेपियर, पूसा जायंट, NB21, कोयम्बटूर की है CO2। तो ये ऐसे प्रभेद हैं जिनसे कि हम अधिक समय तक और
अधिक मात्रा में हरे चारा को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक इनके लगाने की समय की बात करें तो सबसे उपयुक्त समय जून जुलाई का होता है, और अगर हम पौधों से पौधों की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी कहें तो 1 मीटर हमें रखना चाहिए प्रति हेक्टेयर। चूँकि यह हम तने के टुकड़ों को इसमें लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए लगभग हमें, जहाँ पे शुद्ध रूप से सिर्फ नेपियर ग्रास ही लगा रहे हैं, उसमें 40,000 तने के टुकड़ों की आवश्यकता होती है। सो इसके लिए हम जड़ के पास के तने के टुकड़ों को काटते हैं जिसमें कम से कम 2 से 3 आँख हो, और लगाते वक्त विशेष तौर पे हमें ध्यान देना होता है कि एक जो गांठ है वो ज़मीन के अंदर और कम से कम 1 गांठ ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में थोड़े से इसमें खरपतवार का हमें सिर्फ नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। मूलतः इसमें कोई रोग व्याधि का प्रकोप नहीं पाया गया है, और पहली कटाई जो है हमें 75 से 80 दिनों पे करनी है। नमी हमें हमारे खेत में बना के रखनी है जिससे कि पौधे का विकास अच्छा हो। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष नए फलदार पौधे लगाए थे वे अभी बढ़वार की अवस्था में हैं, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बार कीट व्याधियों और खरपतवारों से इन पौधों की बढ़वार रुक जाती है और कई बार पौधे सूख कर मर जाते हैं। ऐसे में अभी नए बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। एक साल पुराने पौधों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो यंग एज में मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। इसके लिए हमको सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि पौधों को कम से कम 4 से 6 घंटे हमको सनलाइट जो है प्रॉपर मिलना चाहिए हमारे पौधे को, ताकि उसमें कोई डिजीज वगैरह डेवलप ना हो पाए और कोई इंसेक्ट का प्रकोप ना हो पाए। और जैसा कि 1 साल पुराने पौधे में बढ़वार एकदम सीधा हो जाता है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कम से कम 0.6 से 0.7 मीटर की हाइट पे हमको उसका जो मेन ट्रंक है उसको कट कर देना चाहिए, और हमारी लेटरल जो ब्रांचेस हैं उसको बढ़ने दिया जाए। और जब लेटरल ब्रांचेस बढ़ना शुरू हो जाए तो वो कम से कम 1-1 मीटर की हो जाएं, तब उसको भी हमें कट करके उसका एकदम प्रॉपर शेप में बना लेना चाहिए। ऐसा हमको मैंगो में और लीची में हम कर सकते हैं। प्रूनिंग का ये काम आम और लीची में ही करें। अन्य पौधों जैसे अमरूद, बेल, आंवला इत्यादि पौधों में 3 से 5 साल बाद ही प्रूनिंग करना चाहिए, और इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर दें जिससे रोगों का संक्रमण नहीं हो। दूसरा, हमको किसान भाई क्या करते हैं कि सर्दियों के समय में वो ऐसे ही पौधे छोड़ देते हैं, और उसमें पानी की कमी के कारण और पौधों की जो मिट्टी होती है ऊपर की वो बहुत ही सतह जो है बहुत कठोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि पौधा पानी की कमी के कारण भी मर जाता है, क्योंकि नई अवस्था में हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमको उसकी सतह पर पानी भी हमको देना चाहिए। सर्दियों के मौसम में भी भले ही अंतराल थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए, लेकिन हमको देना चाहिए। इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति भी करनी होती है, जिसके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक खादों से पोषक तत्वों को देना पौधों के लिए फायदेमंद रहता है। पोटेशिक फर्टिलाइज़र और फास्फोरस फर्टिलाइज़र ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, ताकि उसकी
बढ़वार जो है अच्छी हो सके और उसकी जड़ की बढ़वार अच्छी हो सके। यंग अवस्था में केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है हमको। हमारा जो खुद का बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट है और ऑर्गेनिक मैन्योर है या फिर FYM है, वो पौधों में ज़्यादा देना चाहिए ताकि हमारा पौधा अच्छे से बढ़वार हो सके और हम उसको अच्छी फसल मिल सके। आपने जो भी पौधे लगाए हैं वे तभी अच्छी बढ़वार करेंगे जब उसमें रोग और कीट नहीं लगेंगे। रोग कीटों के कारण पौधे ठीक से पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं और सूखने लगते हैं। इसके लिए इनका प्रकोप होते ही कंट्रोल कर लें। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधों में कुछ जैसे रोग स्पॉट वगैरह कुछ अगर आ रहे हैं तो उसका ध्यान में रखना चाहिए और उसके लिए हमको कॉपर फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर जैसे रोग ग्रसित पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं और हम उसमें जो हमारे पैथोजेंस रहते हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं और उनका जो फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो ग्रो करके हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए फॉलन लीव्स जितनी भी हैं, गिरी हुई पत्तियां, वो हमको हटा देना चाहिए और उसकी जगह पर हमको पॉलीथीन मल्च या फिर हमको ऑर्गेनिक मल्च जैसे पुआल हुआ या फिर कुछ हुआ उसका उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा पौधे में नमी भी बनी रहेगी और हमारा मतलब पौधा सेफ भी रहेगा। तीसरा, हमको इंसेक्ट भी डेवलप नहीं होने देना चाहिए कैनोपी में। इसके लिए हमको नीम ऑयल का 1 ml को 1 लीटर पानी में घोल के नीम ऑयल भी स्प्रे करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि 1 साल के बाद कुछ आम में या फिर लीची में कुछ पेनिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो फ्लावर्स निकलते हैं वो हमको अभी नहीं लेना है, वो हमको तोड़ देना है और कम से कम हमको 2 साल 3 साल तक हमको ये फ्लावर नहीं लेना है। 3 साल के बाद में जो फ्लावर आता है वो फसल हमको लेना है। ये हमको 1 साल के बाद तुरंत तोड़ देना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मिर्च का जायका भले ही तीखा हो, लेकिन इसकी खेती करने वाले किसानों के लिए ये मीठा होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिर्च की मांग बाजार में सदा बनी रहती है और इसकी खेती से किसानों को अच्छी आमदनी भी मिलती है। अगर आप भी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिर्च एक मसाला वाली फसल है। हरी मिर्च की मांग सब्जी बाजारों और मंडियों में हमेशा बनी रहती है। मिर्च का उपयोग सब्जी, अचार, चटनी और दवाएं बनाने में किया जाता है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। वैसे तो मिर्च की खेती हर प्रकार की जलवायु में हो सकती है, लेकिन इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी गई है। इसके पौधों के लिए ज्यादा ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक होते हैं। मिर्च की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अति उत्तम माना गया है। अगर इससे कम और ज्यादा तापमान होता है तो इसका असर मिर्च के उत्पादन पर पड़ता है। मिर्च की खेती के लिए 6.5 से 7.5 pH सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो हरी मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, वो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए किस्मों का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों द्वारा मिर्च की खेती के लिए किस्मों का चुनाव अपने क्षेत्र के अनुसार ही करना चाहिए। काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च, अर्का सुफल, गायत्री प्रिया, पूसा ज्वाला,
पूसा सदाबहार और भाग्य लक्ष्मी का चयन करके किसान भाई खेती कर सकते हैं। मिर्च की संकर किस्में: काशी अर्ली, काशी हरिता, उजाला, तेजस्विनी, अग्नि, चैंपियन, सूर्या की खेती करके किसान अधिक पैदावार ले सकते हैं। सामान्य बीज की मात्रा 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है और मिर्च की हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज की मात्रा 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। मिर्च के बीज की बिजाई करने से पहले उसको उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण सही हो। बीज को 3 ग्राम थीरम और 2 ग्राम कार्बेडिज्म प्रति किलो बीज से उपचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से 3 से 4 सप्ताह में नर्सरी पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। मिर्च की फसल के लिए खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर डालकर खेत में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। उर्वरक में यूरिया 137 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 187 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा पौध रोपाई के समय खेत में डालते हैं और बाकी बची नाइट्रोजन खड़ी फसल में डालते हैं। मिर्च की पौध की रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। किसान को लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 60 गुणा 45 और 45 गुणा 30 सेंटीमीटर पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई की मात्रा मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि वर्षा कम हो रही है तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर, अगर ढालू जमीन है तो 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। मिर्च की फसल पर फूल और फल आना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार किसान मिर्च की खेती करके हरी मिर्च की सामान्य किस्मों से औसत उपज 125 से 250 क्विंटल और संकर किस्मों से 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गारा, जिला रांची के कृषक कमलेश कुमार ने। ये सूकर की झारसुक नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो कमलेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं, रोजगार की तलाश में रहते हैं और बहुत सारे युवा लोग अभी पशुपालन से जुड़ रहे हैं। पशुपालन की बात झारखंड में करते हैं तो जैसा हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है कि सूकर की संख्या की बात करें तो भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान रखता है और यहाँ पे ज़्यादातर किसान पारंपरिक तरीके से सूकर पालन करते हैं। बहुत ही पुराना व्यवसाय है और हमारे ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में भी बहुत सारे किसान सूकर पालन से जुड़े हैं। सूकर पालन अगर वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो अभी जो किसान कर रहे हैं उनसे 2 से 3 गुना उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन करने की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो है कि नस्ल की बात करते हैं कि सूकर का नस्ल जो है कि किस नस्ल का पालन करना चाहिए। सूकर की प्रजाति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो तैयार की गई है जिसका नाम है झारसुक, यह एक संकर नस्ल है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि ये हाइब्रिड नस्ल है और ये देसी नस्ल के साथ मिला करके इसको बनाया गया है। तो ये यहाँ के वातावरण के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है दूसरे पशुओं की तुलना में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है विदेशी नस्ल के भी सूकर पालन करते हैं और जो झारसुक नस्ल है वो विदेशी नस्ल की तुलना की, अगर विदेशी नस्लों से तुलना करें तो इसमें बीमारियां की संभावना कम होती है। अगर देसी नस्ल से झारसुक की तुलना करें तो देसी की तुलना में इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा फायदा होता है। तो झारसुक नस्ल एक वरदान साबित हो रहा है हमारे किसानों के लिए जो सूकर पालन से जुड़े हैं और वो 2 से 3 गुना ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान अभी भी देसी नस्ल के सूकर पालन कर रहे हैं
उनको जरूरत है कि अब वो उन्नत नस्ल के सूकर पालन करके, जो झारसुक नस्ल है उसका पालन करके वो ज्यादा से ज्यादा आमदनी करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।